हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग एक बार फिर हम सबका एक दूसरे के लिए। और आज फिर से हम लोग मिल पड़े हैं केमिस्ट्री की क्लास के लिए। क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हम लोग टॉपिक आज खत्म करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी तक हम लोगों ने को पढ़ा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और उसके बाद कंसंट्रेशन होता क्या है उस बारे में बात हुई। फिर हम लोगों ने इसके अलग अलग जो तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को बताए, उस पर हम लोग वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय मास परसेंट, और मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोलारिटी, मोलालिटी, फिर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर पढ़ा, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन पढ़ा। ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोग आज एक लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं इस पर बेस्ड। फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक नया एरिया स्टार्ट करेंगे। तो आज जिस चीज़ को शुरू करना है उसको जरा देखें, समझे, और फिर बातचीत करते हैं आगे। सुनना, गौर कीजिएगा। जिस चीज को हमें आज शुरू करना है बच्चों, या कह दे कि आज देखना है, वो है हमारा नॉर्मैलिटी। जिस तरह मोलारिटी को कैपिटल एम, मोलालिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, वैसे ही नॉर्मैलिटी का फर्स्ट लेटर यदि एन होता है तो नॉर्मैलिटी को हम लोग दिखाते हैं कैसे? कैपिटल एन से। लेकिन नॉर्मैलिटी हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम लोग ये ना समझ लें, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। जब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का आइडिया नहीं होगा तब तक हम लोग नॉर्मैलिटी नहीं समझ सकते। ठीक है सुमन? ओके, पहले से हाँ बोल दिया आपने, बढ़िया। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तभी समझ में आएगा जब हम लोग समझ पाएंगे इक्विवेलेंट ऐसी कहानी। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, और तब तक नॉर्मैलिटी से तो दूर दूर का ही रिश्ता रहेगा। तो नाव्या, हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के ही क्लास में और कोशिश क्या, वो सफल कोशिश होगी, हम लोग ये सारी चीज़ों को समझ ले। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये सब सीखने से पहले। बहुत ध्यान से समझ कर चलेंगे। साइलेंट नहीं किया है मैंने इसको, चलो कोई बात नहीं, सुनना अच्छे से। तो हम लोग पहले क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? पहले क्या सीखने जा रहे हैं? नंबर 1 में ये, नंबर ए में इसको सीखेंगे, फिर नंबर बी में इसको सीखेंगे, देन यहाँ पे आएगा। काम शुरू करें। सुनना, सीखना है इक्विवेलेंट वेट को। कहा केमिस्ट्री में वेट मास इक्विवेलेंट होते हैं। आप इसको कई बार इक्विवेलेंट मास भी लिखा हुआ देखेंगे, या किसी को इक्विवेलेंट मास भी बोलता हुआ सुनेंगे जिससे। और ये कैसी चीज है वो सुनना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, क्या पता किस चीज से? डिवाइडेड बाय एक्स।
अब ये x कौन सा x है, वो जो ABCD में पढ़ते हैं वो है, या फिर मैथ्स में कोई चीज हमें पता नहीं होता था तो x मान लेते थे वो वाला x है, या फिर YouTube के वीडियो को हम लोग 2x में, है ना, 3x में, 4x में चलाते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स वो है। यहाँ पर x के कई मतलब है, ध्यान से समझना। पहले तो ये ध्यान रख रहा कि मॉलिक्यूलर वेट को ही हम तुम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, इसी को मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग कई नाम से जानते हैं और ये हमें पता है, ये निकालना हमें पता है बेटा। सपोज आपको आपको HCl का मॉलिक्यूलर मास चाहिए या मॉलिक्यूलर वेट चाहिए या मोलर मास चाहिए, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 यूनिट और क्लोरीन का कितना 35.5, तो ओवरऑल ये हमारा कितना हो जाएगा 36.5। यदि आपको H2O मॉलिक्यूल है और इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास ऐसा चाहिए, तो इसके लिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 16, टोटल कितना 80। यदि आपको NaOH का चाहिए तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितना बच्चों। ये सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्लास 11 के लिए है। 10th से हम लोग 11th में आए ही, और ऐसी चीजों को 9 10th में हम लोग देख कर आ रहे, क्या पता कुछ याद हो कुछ भूल सा गए हो, तो एक रिमाइंडर देना जरूरी है, इसलिए इसको ऐसे आपको दिलवाया। बाकी यदि यहाँ पर आपसे बोला जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालो, तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी ऊपर किसका रखेंगे H2SO4 का, तो वो अलग सी बात हो गई फिलहाल। और X क्या है वो समझो, ये जो X आप देख रहे हैं ये X इनमें से कोई भी चीज हो सकती है बच्चों। ये X क्या है वो सुनना बेटा, ये X है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, या फिर ये X है हमारा एसिडिटी ऑफ अ बेस, या फिर ये X है हमारा नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस इन केस ऑफ अ सॉल्ट। बहुत अच्छा, इतनी देर बाद आपकी तरफ मुड़ा, तब तक मैं फ्लो चार्ट बना रहा था। इसके पीछे वजह है दिलनवाज भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक में आने से पहले मैं थोड़ा आपको 10th के आसपास रोटेट करवाऊंगा। क्लास 10 में चैप्टर था एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार तथा लवण, है ना। तो उस वक्त हमें ये जानना था कि एसिड किसको कहते हैं, बेस, फिर आएगा 11 में फिर आपको पढ़ना है एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। लेकिन 10 क्लास की तरह नहीं ना भैया, थोड़ा बढ़िया। आपको पढ़ने के बाद ये नहीं लगेगा कुछ रट कर निकल गए, कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे थे हम लोग, बल्कि जो लोग लिखा है आप में एक एनर्जी स्टोर हुई है और कोई पूछे तो आप बता सकेंगे, ये बात हो जाएगी। तो बेटा आप लोग भी ध्यान से देखना, कहा कि यदि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय x होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से निकाला करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स का। मैंने आपको एक बार रिमाइंडर दे दिया, कुछ गलत किया क्या? ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा,
यहां पर बात आती कि डिवाइड x से करना है, तो आखिर x यहां पर हम लोग किसे कहेंगे? कहा कि x तीन में से कोई एक चीज हो सकती है। x मतलब किसी एसिड की बेसिसिटी, x मतलब किसी बेस की एसिडिटी, और यदि हमारे पास कोई सॉल्ट है तो उसमें नंबर ऑफ कैटायंस या नंबर ऑफ एनायंस। सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि कैटायंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एनायंस किसे कहते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। थोड़ी सी जांच और करेंगे, थोड़ा सा इंस्पेक्शन और होगा, थोड़ी तहकीकात और करेंगे इसकी, और थोड़ी तफ्तीश और करेंगे। जो मिलती जुलती चीजें होंगी उनको भी देखेंगे, और जो डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, उसकी भी बातें होंगी। समझिए बात को, थोड़ी सी जगह और बना देना, थोड़ी सी जगह और, क्योंकि बात अभी निकली है तो दूर तक जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपसे कुछ एसिड के एग्जाम्पल्स या तो पूछूंगा या आपको बताऊंगा। कुछ बेस के एग्जाम्पल्स चाहिए और कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल चाहिए। तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which gives H plus ions in its aqueous solution और molten state। यदि शुद्ध हिंदी में बात करें तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय घोल या फिर गलित अवस्था में H प्लस आयन प्रदान करते हैं। अब इससे ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकता। यदि किसी ने हिंदी में पढ़ा है और ये सुनकर याद आ गया तो अच्छी बात है, हिंदी में पढ़ा है और ये हिंदी सुनकर भी याद नहीं आया तो आप में प्रॉब्लम है। फिलहाल हम लोग उसकी बात ना करें, लॉजिक ले, बेहतर होगा एग्जाम्पल से याद कर ले। सुनो जरा, कुछ एसिड है, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना होगा, HCl, है ना, ये एक एसिड होता है। आपने H2SO4, आपने इस वाले एसिड को देखा होगा, H3PO4, है ना, और ऐसे तो हजारों एसिड्स हैं, लेकिन हमें तो मुद्दे की बात समझना है, कम वक्त में अच्छे से इसको डिस्कस करना और समझना है फॉरएवर। अच्छा, कुछ बेस के एग्जांपल्स, जैसे एसिड की आदत होती है कि उसको वाटर में डिसॉल्व करो या थोड़ा मेल्ट करो, उसको पिघलाओ तो वो H प्लस देकर जाता है। वैसे बेस की पहचान होती थी OH माइनस। किसी चीज के ब्रेक होने से, किसी चीज को यदि वाटर में डिसॉल्व किया और वो आपको OH माइनस दे पा रहा तो उसको कहते थे हम लोग बेस। तो आइए कुछ बेस के एग्जांपल्स लेते हैं। बेस ये रहा KOH, ये रहा NaOH, ये भी बेस है। और क्या ले सकते हैं, MgOH होल ट्वाइस, है ना, वॉट एवर, दो तीन यहाँ पर बेस ले लिया। सॉल्ट को याद करो, एसिड और बेस आपस में मिलकर हमें सॉल्ट और वाटर देते थे। एक एसिड का रिएक्शन जब एक बेस से करवाते थे तो रिएक्शन के बाद हमें मिलता था सॉल्ट और मिलता था हमें वाटर। एक रफ एग्जांपल कर लेते हैं ना, मान लो एक एसिड आपने लिया, कौन सा एसिड, चलो यही ले लिया है HCl। एक बेस ले लिया, कौन सा, KOH। देखो ना, ये ब्रेक होगा तो H प्लस देगा, H प्लस Cl माइनस में, ये जूनियर क्लास में, क्लास 10 में
आप ये सब देख कर आ रहे होंगे। यदि कमांड अच्छी रही थी केमिस्ट्री में तो आप देखकर पहचान गए, और यदि सो टाइप से केमिस्ट्री पढ़ा था, थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ के निकले थे हम लोग, तो भी देखोगे कि ऐसा कुछ ना कुछ तो आपके नोटबुक में था, कुछ ना कुछ तो आप लिखा करते थे इस तरह की चीजें। अच्छा, अब इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो इसके नेगेटिव से जुड़ता है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। तो सोचो, जब K प्लस को Cl माइनस से कंबाइन करवाएंगे तो KCl, और H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना, H2। तो ये एसिड था बच्चों, ये एक बेस था, ये जो बना था ये सॉल्ट बना था, और ये क्या था हमारा, वाटर। मतलब एसिड H प्लस रिलीज करता था। मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। जब 11th क्लास में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे तो और भी पहचान होंगे, लेकिन फिलहाल क्लास 10 के लेवल से ही एग्जांपल्स। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना करते हैं, है ना। तो आप ऐसा करें, सॉल्ट के कुछ एग्जांपल ले लें। एक तो यही ले लो KCl, एक ये ले लो MgCl2, है ना। या फिर आप ले सकते हैं AlCl3, या फिर Na2CO3। इस तरह से होने को तो बहुत होंगे, बट दो चार हम लोग हर चीज के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। और मेरा सारा ध्यान अभी इस बात को समझाने पे नहीं है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं, या फिर सिर्फ इक्विवेलेंट क्या है वो भी नहीं समझा रहा हूं। अभी तो समझाना चाह रहा हूं कि यदि इक्विवेलेंट वेट पढ़ते समय हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट का, यदि उसमें x नाम की चीज आती है तो x के जगह आप क्या रखोगे। आपसे कहा कि यदि कोई एसिड है तो x के जगह उस एसिड की बेसिसिटी, यदि कोई बेस आपने ले लिया है जिसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो उस बेस की एसिडिटी है x, और यदि आपने कोई सॉल्ट लिया है, ना तो एसिड और ना ही बेस, तो ऐसे केस में यदि सॉल्ट लिया है तो उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या नेगेटिव चार्जेस होंगे वो रखते हैं हम लोग। वापस आइए, अब बात आती है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, उल्टा एसिडिटी हमेशा किसी बेस की होती है और बेसिसिटी हमेशा किसी की होती है। एसिडिटी बेस की और बेसिसिटी, अब बोलते कि किसको हम लोग बेसिसिटी, वो सुनना। बेसिसिटी क्या होती है मैं यहां लिख रहा हूं। बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस आयंस इन एन एसिड। ये एसिडिटी क्या होती है जरा इसकी भी बात करें। एसिडिटी होती है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल आयंस इन अ बेस। ये दो चीजों को जानना जरूरी है। क्या है डिस्प्लेसेबल, सुनो मेरी बात। यदि एसिड H प्लस दिया करते हैं तो आपको जो एसिड दी हुई उसमें देखो कितने हाइड्रोजन्स उसमें से डिस्प्लेस हो पाएंगे। जब आप उसको हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो वो टूट कर कितने H प्लस देगा, या आपने उस एसिड को वाटर में मिक्स किया तो ब्रेक होकर कितने H प्लस वो दे पाएगा।
वही उस एसिड की बेसिसिटी। एग्जाम्पल, यदि HCl ब्रेक होगा तो H प्लस और Cl माइनस। देखो तो यहां से कितने H प्लस मिल सकते हैं? सिर्फ एक। इसके पास हाइड्रोजन एक ही है, तो ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद यदि ज्यादा से ज्यादा H प्लस देगा तो एक देगा, तो इसकी बेसिसिटी यहां पर क्या हो जाएगी? 1। इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। यदि इसकी बात करो H2SO4, तो इसमें दो दो हाइड्रोजन एटम्स है। ब्रेक होगा जैसे HCl ब्रेक होगा तो ये हमें देगा 2 पीस H प्लस और साथ में SO4 माइनस माइनस। तो यदि इसके ब्रेक होने से 2 पीस H प्लस मिलते हैं तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। यदि इसके ब्रेक होने से हमें 3 H प्लस मिलते हैं तो इस वाले एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? मतलब कोई एसिड ब्रेक होकर आपको जितने H प्लस दे पाए, ऐसा मत करना कि कहीं पे यदि H3PO4 लिखा है तो आप हर हाल में बेसिसिटी 3 ही मत लिखना। आपको ये जानना होगा कि 3 में से यदि सिर्फ एक H निकल रहा है और बाकी दो वही रह गए तो उसने H प्लस कितना डिस्प्लेस किया? एक ही, तो बेसिसिटी 1 हो जाएगी। फिलहाल मैं वो उस पर तो बाद में बात करूंगा। अभी यदि ऐसा मान ले कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स इसके टूट कर निकल रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। तो कोई एसिड ब्रेक होकर जितने H प्लस दे पाता है हम लोग उसी को कहते हैं उस एसिड की बेसिसिटी। ठीक वैसे ही यदि हमारे पास कोई बेस है बच्चों, तो ये जब ब्रेक होगा तो OH माइनस देगा, ये K प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Mg प्लस प्लस और 2 पीस OH माइनस ऐसा मिलेगा। इसके ब्रेक होने से कितने OH माइनस मिलेंगे? 2। देखो 2 पीस है OH। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? बेस। और बेस की क्या होती है? एसिडिटी। पहले एकदम उल्टा ध्यान रखना, ये वो बातें हैं जो आप 10th में पढ़कर आ रहे हो, और यदि आपको बिल्कुल याद नहीं है, कभी नहीं सुना है, तो आप भी करे और मैं भी करता हूं, ताज्जुब। चलो फिलहाल कुछ तो याद आना चाहिए। और यहां पर देखो सबके सब क्या है? सॉल्ट है। यहां पर ये मत देखना कि H प्लस कितना Cl माइनस, सॉरी, H प्लस कितना मिला या OH माइनस कितना मिला, क्योंकि ये एसिड होते तो ये H प्लस देते, यदि ये बेस होते तब OH माइनस देते। ये तो सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट प्लस माइनस में ब्रेक जरूर होता है। ये ब्रेक होगा K प्लस और Cl माइनस, ये जब ब्रेक होगा तो Mg प्लस प्लस और 2 पीस Cl माइनस में। जब ये ब्रेक होगा तो Al प्लस 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 और 3 Cl माइनस में। जब ये ब्रेक होगा 2 पीस Na प्लस और 1 CO3 माइनस माइनस, ऐसे कहा। तो इसमें H प्लस या OH माइनस ढूंढने की जरूरत नहीं। इसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ कैटायंस कितने हैं, पॉजिटिव चार्जेस, या देखना है कि नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं। देखो तो यदि अब बात KCl की करें तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो भी 1 या नेगेटिव चार्ज है तो भी 1। तो इसमें हम लोग X के जगह कैटायन या एनायन यदि कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही लिखना होगा। इसमें आ जाओ, Mg के ऊपर प्लस चार्ज है, कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2। या फिर Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन ऐसे ऐसे 2 पीस Cl माइनस है तो 2 नेगेटिव चार्जेस। तो ऐसे केस में X का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे। यदि AlCl3 है तो एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज 3 है, या फिर Cl माइनस हमारे पास 3 है तो नेगेटिव चार्ज भी कितने हैं? 3। ठीक है। तो इस तरह इतनी सारी चीजें आपके सामने हैं। अब इसके बाद इनको ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकते, हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे किसी एसिड का, किसी बेस का,
किसी सॉल्ट का, और उसके बाद फिर ग्राम इक्विवेलेंट सीखेंगे, फिर लास्ट में नॉर्मेलिटी की तरफ चलेंगे। चलो अब ऐसा करते हैं, बार बार पीछे जाना, बट और छोटा नहीं करेंगे। मान लो हमारे पास बेटा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द equivalent weight of number 1 H2SO4, नंबर टू में आप ले लो H3PO4, H3PO4 मतलब आप ले लो फिर MgOH होल ट्वाइस, और एक और लेते हैं, इसमें लिया हम लोगों ने कुछ भी Na2CO3 ये लिया। गौर से देखो यहाँ पर एक एसिड लिया है, एक बेस लिया है OH माइनस देने वाला है, और एक क्या लिया है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्यूशन यूज शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि हमें याद हो तो अभी अभी लिखा था इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर वेट लिखो या मोलर मास लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय, तुम ही बताओ क्या ये एसिड है ना? तो जब एसिड हो तो X के जगह एसिड की क्या रखते हैं हम लोग, बेसिसिटी। देख, ठीक है। अच्छा, तो चलो पहले मोलर मास H2SO4 का निकालते हैं, कितना आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 हाइड्रोजन एटम्स, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 और 4 एटम से 4। जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हमें कितना देता है, 98। कोई ऐतराज? अच्छा, आगे सुनो। तो मॉलिक्यूलर मास इसका रख दिया 98, और बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो H2SO4 को आप ब्रेक करेंगे तो H प्लस कितने मिल सकते हैं, 1 2, क्योंकि H, हाँ ठीक है, H2SO4 है तो उसके ब्रेक होने से 2H प्लस मिल सकते हैं हमें। लेकिन एक बात आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सिर्फ ये मत देखना कि जितने H है उसमें वही उसकी बेसिसिटी। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन के दौरान है तो H2SO4, लेकिन उसमें से एक ही H प्लस ब्रेक होकर निकला, एक उसी में चिपका रह गया, एक और निकल नहीं पा रहा है, वो डिस्प्लेस होने के लायक नहीं है, तो वैसे केस में एक ही लेते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जितने H है वो सब टूट कर निकल रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 2, और डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 49 ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ, किसका निकाला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। दूसरे की बात कीजिए, दूसरे में आ रहा MgOH, तो आपको चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH होल ट्वाइस, तो लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। मैं बार बार बदल बदल के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में कहीं ये बात रहे कि मॉलिक्यूलर वेट हो, मॉलिक्यूलर मास हो, मोलर वेट, मोलर मास, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। अच्छा, अब क्या है नीचे, सोचो नीचे क्या हो जाएगी, चूंकि एक बेस है तो बेस के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, एसिडिटी से।
मोलर मास चाहिए MgOH का, कितना होगा? मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, लेकिन भूलो मत इसका होल ट्वाइस है, इसलिए पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो डबल हो जाएगा। तो 24 प्लस 17 का डबल कितना? 34। तो ये कितना हो जाएगा? 58। तो इसको ऊपर हम लोग लिखेंगे 58, नीचे जब ये ब्रेक होगा तो कितने OH मिल सकते हैं? 2। तो इसलिए डिवाइड कितने से? 2 से। करो डिवाइड, 2 2 जार 4 9 29, ये आ गया। अच्छा, एक और है तीसरा, इसको देख लो। थर्ड है हमारा Na2CO3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, फिर इसको बदल दिया बाय नंबर ऑफ केटायंस। केटायंस या एनायंस दोनों सेम ही होंगे, तो केटायंस लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा नव्या? इसका निकालिए, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग। तो सोडियम 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, क्या हो जाएगा? 46 प्लस 12 प्लस 48, ऐड करो 8 और 2 10, और ये 6 16 1 कैरी 4 4 8 9 और 10 106 ग्राम। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? ऊपर में 106, और नंबर ऑफ कैटायन जब ब्रेक होगा 2 पीस Na प्लस, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस 2 हो गए, या फिर CO3 पे माइनस माइनस 2 माइनस चार्जेस आ गए। तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, और आंसर आएगा कितना? 53। तो मैं यहाँ के बाद आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चीजें अब तक आपने देखी, ये सारी चीजें, ये दिल दिमाग में कहीं पर रह जाएगा अभी फिलहाल। अच्छा, देन ये वाली चीज, इसको भी हम लोग समझ पाएंगे या कुछ मुश्किल रहेगी? हमेशा फॉरएवर काम चला सकते हैं? एक सेकेंड, किसका मैसेज? अच्छा, इनको मुझे सेंड करना था ना। एक सेकेंड, छोड़ो, ठीक है। अब सुनना बात, यहां के बाद अब हम लोगों को सीखना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जरा उसको देख ले, कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट्स, क्योंकि बार बार कह रहा हूं ये नई चीजें नहीं है, 9th क्लास में आई थी पहले, थोड़ा कम आने की वजह से कम समझ रहे हैं, कम पहचान रहे हैं आप। क्लास 9 में एक बार थी, और 10 में कभी कभी यूज हुआ होगा तो अलग बात है। सुनना, क्या सीखना है अब हम लोगों को? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ये है। इसको सीखते ही हम लोग नॉर्मेलिटी देख पाएंगे, नॉर्मेलिटी सीख पाएंगे, इसको हम लोग अपने हिसाब से डिस्कस कर पाएंगे। ये होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो किस तरह की चीज है वो देखे जरा। पहले हम लोग सीधे सबसे पहले इसको तो आप एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें कि ऐसा कुछ है।
ये क्या हो गया, यही हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं? सपोज आपको NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आपको चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपको क्या जरूरत होगी? सबसे पहले कि NaOH का कितना ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट वेट, ये दो चीज चाहिए होगा। इक्विवेलेंट वेट अब भी निकालना सीखा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। यदि एसिड है तो एक्स का मतलब बेसिसिटी, यदि बेस है तो एक्स का मतलब एसिडिटी, सॉल्ट है तो एक्स का मतलब नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए, सीधे क्वेश्चन। क्या लिख दो? आपसे कहा इन्होंने कि फाइंड द, क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ये है क्वेश्चन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, यही हो गया गिवन मास। ऊपर क्या चाहिए आपको? गिवन मास, कि कितना ग्राम NaOH है, कितना ग्राम H2SO4 है, वो जो चीज होगा वो गिवन मास हो गया। अच्छा, यदि आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो निकाल सकते हैं, 40 आता है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, निकाल सकेंगे, है ना। और क्या, सुनो बात, सुनो, सॉल्यूशन। क्या हमें पता है कि किसी भी चीज का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से पहले उसका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए? ठीक है, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, आपको है वो करना। मेरी बात फिर से सुनो भैया, जग जाइए। ये जो चीजें हैं ये बेसिक 9-10 वाली चीज मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ये 11th वाले बच्चों से उम्मीद की जाती कि उनको पता होगा, वो पढ़कर आए होंगे, बट मैं मान के चलता हूँ कि आप भूल कर आए हो, इसलिए इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, आप 9th वाले बुक में जाओगे तो आपको फिर मिलेगा। खैर, कौन जाता है पीछे? सलमान भाई देखो जरा, क्या चाहिए हम लोगों को? सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका बच्चों? NaOH। पहले ये निकालो, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये बेस है तो डिवाइड किससे करेंगे? एसिडिटी से। साफ बात है। बैग बंद कर दीजिए, फोन उसके अंदर पैक कर दो। हाँ, तो कॉपी या तो निकाल लो या फिर बंद कर दो। तब से धमकी दे रहे हो, आधा बैग खोल करके, मुझे लग रहा है अब निकालोगे कुछ, अब निकालोगे। हाँ, बैग उधर रख दो, आज इनका कॉल भी नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं, आगे गौर कीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी, मॉलिक्यूलर वेट निकालो ना। सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, कितना बच्चों? 40 ग्राम। गलत कर दिया क्या? ये 40, और एसिडिटी का मतलब, एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH माइनस। तो यदि NaOH ब्रेक होगा तो कितने OH मिल सकते हैं? एक। तो ये डिवाइड भी किससे हो जाएगा? 1 से। ये रह गया कितना? 40। नाउ अब क्या चाहिए हम लोगों को? अब क्या चाहिए? चाहिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। क्या होता है बच्चों? गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास या वेट।
बार बार देखो यहाँ पर फिर इक्विवेलेंट के साथ वेट लिखा था, यहाँ पे मास लिख दिया, कोई बात नहीं। बताओ गिवन मास कितना है इसका, क्वेश्चन में 0.4 और इक्विवेलेंट मास कितना निकाला हम लोगों ने 40। एक डेसिमल हटाओ, एक 10 बनेगा और 4 से कैंसिल कर सकते हैं इसको 10 टाइम्स 1/100, जिसको लिखेंगे 0.01। ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इसी को ऐसे भी बना सकते थे कि अलग से ये कैलकुलेट नहीं करके जो होता है डायरेक्ट यही करते। कैसे कर सकते थे देखो, तो मैं बस जरा सा बदलाव करता हूं। सीधे सेकेंड वे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH चाहिए। तो वो होता क्या है, गिवन मास कितना दिया है बच्चों 0.4, सीधे इस फॉर्मूले की बात करें तो 0.4, और इक्विवेलेंट मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 और एसिडिटी इसकी कितनी है 1। तो वही चीज तो है, सॉल्व होकर आपको फिर से क्या 0.01, अलग से मत निकालो। जब आप वेल प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे तो ये खुद कर सकेंगे, ऐसी कहानी आ जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की। अब इस तरह से और भी ले सकते थे कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो उसका गिवन मास कितना होता है 9.8। H2SO4 की बात होती तो उसका मोलर मास निकालते 98 और उसकी बेसिसिटी होती 2, तो हम लोग करके निकाल सकते थे। अच्छा अब यहां से आइए उस जगह जिसकी बात कर रहे थे, हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट देखा, सीखा, रिकॉल किया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता था 2 साल पहले जब आप क्लास 9 में थे, तो वो भी देख लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या है, नॉर्मेलिटी। अब आइए नॉर्मेलिटी की बात। कैसे दिखाते हैं, एन से। चंदन ध्यान दीजिए, वो तो नहीं होगा, और बोलो, यदि एसी बंद नहीं करोगे क्या कर लोगे तुम, तो दोनों मिलके क्या कर लोगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आपसे नहीं बोल रहा था, इधर बात कर रहा था। आप मतलब ये लोग, भूल भी गया क्या बोल रहा था। नॉर्मेलिटी, पहले याद करो मोलारिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होती थी क्या, नॉर्म सॉरी मोलारिटी। बस आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हटाकर उसके जगह रखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, बाकी सब कुछ वही। मतलब नॉर्मेलिटी किसको कहेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होती है नॉर्मेलिटी। मतलब नॉर्मेलिटी जिसको आप n से दिखाओगे वो होगा किसके इक्वल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। इसीलिए इतनी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन में आना किसको था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे सीखते, जब इक्विवेलेंट वेट सीखा हुआ होता। तो दैट्स वाई क्लास की शुरुआत में आपसे कह दिया था, हमें पढ़ना तो ये है, पढ़ना नॉर्मेलिटी है, लेकिन ये तब पढ़ पाएंगे जब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का पता। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तब समझ पाएंगे जब हमें इक्विवेलेंट वेट का पता। इक्विवेलेंट वेट से कहानी शुरू की हम लोगों ने, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स। मॉलिक्यूलर वेट रिमाइंडर दिया, इस तरह से हम लोग जूनियर क्लास में कैलकुलेट करते थे, तो वो था। अब एक्स या तो बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस या नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इन केस ऑफ सॉल्ट। तो इस पर बात हुई, कुछ एग्जांपल एसिड्स के लिए, कुछ बेस के, कुछ सॉल्ट के एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया। फिर देखा ये इसमें कितने डिस्प्लेसेबल H प्लस है, बेसिसिटी को यहीं पे थोड़ा सा लिख दिया। अब आपको वापस 10 क्लास में तो नहीं ले जा सकता हूँ, बट उससे किसी चीज की जरूरत हो रही है तो रिकॉल तो करना बनता है, वरना फिर कैसे समझेंगे। और फिर एसिडिटी होती है किसी बेस की, और वो होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH माइनस। और ये सॉल्ट है तो प्लस माइनस ब्रेक होता है, कैटायंस और एनायंस की बात होती है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिया इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। एक एसिड लिया, एक बेस लिया, एक सॉल्ट लिया, और एक एक बस रिपीट कर लिया कि अब क्वेश्चन में जो आएगा तो उस वक्त उसको देख लेंगे। फिर इसके आगे चले हम लोग कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालना सीख चुके थे, गिवन मास क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, जैसे यहाँ पर 0.4 था, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास ये था, इक्विवेलेंट मास हम लोगों ने निकाल लिया था इसका 40 और सॉल्व होकर के 0.01। यदि इतना नहीं करना चाहते तो एक ही झटके में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या देन यहाँ के बाद तो आपको सिखाना बनता नहीं है। नॉर्मेलिटी पे और मोलालिटी पे, मोलारिटी वगैरह पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। तो हमें पता है कि वॉल्यूम को लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ऊपर में जो नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे उसके जगह सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात होगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। केमिस्ट्री के इस क्लास में हम लोग अभी और कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद की बात हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे। और यहाँ के बाद से ये पूरा नोट्स आपने बीच में स्क्रीनशॉट भी लिया होगा तो ठीक है, वरना ये रहा QR। पहले इसको हम लोग स्कैन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चल सकेंगे आगे की तरफ। जो बच्चे यहाँ सामने ऑनलाइन है, यूट्यूब पे हैं, तो उनसे भी मैं कह दूं कि ये स्कैन कर लो, आपको स्क्रीनशॉट सारे मिल जाएंगे, सारे नोट्स आप उसको शेयर कर लेना। और थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगले क्लास में हम लोग फिर केमिस्ट्री के इसी चैप्टर क्लास 11 में कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। कर लिया स्कैन, नोट्स आ गया हमारे पास। अच्छा, जिन्होंने स्कैन किया है आ गया, सेंड कर दीजिए ग्रुप में। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।